गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जो फर्स्ट लेसन चल रहा है आज का, उसमें टॉपिक है अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले जो कुंग सैन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में एक विवरण दिया है। उसने लिखा है कि सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि बालू की सतह पर एक अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते तो ये भाग कर कहीं छिप जाते थे और हमें उनके गांव मिले, लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झोपड़ियों में छिप जाते थे, झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा कि अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। विषय 8 और 10 में शिकारी संग्राहकों के साथ हुए मुकाबले के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे है जो शिकारी संग्राहकों का एक मुख्य समूह था, हादजा जनसमूह। हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक इयासी, एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चट्टानी है, जहाँ घास, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंस, जिराफ, जेब्रा, वाटरबक, हिरण, चिंकारा, खाकदार, जंगली सुअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बगे जितने आम हैं उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली, खरगोश, गिद्दड़, कछुए और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हाजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते थे। सिर्फ वो हाथी का शिकार नहीं करते थे। कौन से समूह के लोग? हाजा जन समूह के लोग। और उनका मांस खाते थे, सिर्फ वो हाथी का मांस नहीं खाते थे। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता था उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता। यहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते थे अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति, खाद्य कंदमूल, बेर, बाओबाब, पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते। जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते थे। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है। देखो, ये तो आप भी समझते हो, जो बारिश के मौसम में फ्रूट होते हैं वो सूखे के समय में नहीं होते, नहीं सूखे के समय में नहीं होते और सूखे के समय में अलग फ्रूट होते हैं। तो वेदर के अकॉर्डिंग फ्रूट्स भी बदलते रहते हैं। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सुंडियों को चाव से खाया जाता था, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती। मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती थी। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम हो जाते, क्योंकि वर्षा होती तो जल स्रोत ज़्यादा मिलते, लेकिन सूखे में तो जल कम मिलेगा। हाजा लोग ये समझते थे कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित किए जाते थे। देश में कुछ हिस्से में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हादजा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच, बल्कि तरजीह तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। पूर्वी हादजा लोग जमीन और उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल और शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है। इस संबंध में हादजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं जमाते थे। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हादजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर करते थे। उनका भोजन मुख्य रूप से वो जंगलों से ही प्राप्त करते थे।
शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता था। नमी के मौसम में हाजा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते थे, और सूखे के मौसम में पानी के स्रोत के आसपास बड़े और घने बसे होते थे। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिकारी संग्राहक समाज, वर्तमान से अतीत की ओर। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहक के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित है, संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान थे, जहाँ वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हादजा और कुंग सैन समाजों में पाई जाती थी। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये महसूस करते हैं कि संजाति वृत्त संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाज को समझने के लिए नहीं किया जा सकता था, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार करना, अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी कि सभी दृष्टियों से हाशिए पर हैं। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं, उनके आकार अलग अलग हैं, छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं, पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार करते हैं और संग्रहण और औजार बनाने का काम करते हैं। स्थितियां जो भी हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे समाज में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः इसी बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है, यद्यपि इसमें समाजों के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान ऐसी स्थिति होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपसंहार। वो हम नेक्स्ट इसमें दिया गया लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करता था। 10,000 से 4,500 वर्ष तक पहले तक दुनिया अलग अलग भागों में रहने वाले कुछ लोग जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना, जानवरों को पालना उन्होंने सीख लिया था। पशुचारण कार्य जीवनपत्ति का अंग बन गया था। उनके इधर उधर जो खाद्य पदार्थ बिखरे हुए थे उनको बटोरने लगे थे, वो उन्हें खेती करने की यहाँ ज्ञान हो गया था, ये बताया गया है। इससे आगे है कि 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया था और उसके साथ ही अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई है। जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार हुआ, वैसे वैसे जंगली भेड़ें, बकरियां, मवेशियां, सुअर, गधे जैसे जो जानवर थे उनकी संख्या में वृद्धि होती गई, क्योंकि मौसम के अनुसार ही वहाँ के जो जानवर थे उनका भी रहना चेंज हो गया। मानव समाज भी धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगा जहाँ इन जंगली घास फूस और जानवरों की ज़्यादा संख्या हो। इसके अलावा पहले की काफ़ी बड़े जन समुदाय इकट्ठे रहने लगे, स्थायी रूप से रहने लगे। वो भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को बोया जाने लगा। इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाना और जानवरों को पालना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये इसमें ये बताया गया है कि उन्होंने एक जगह रह करके खेती करना और पशुपालन शुरू कर दिया था। आगे है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण का प्रारंभ हुआ, ये है फर्टाइल क्रीनसेट यानी कि उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र, मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जाग्रोस पर्वतमाला तक।
खेती की प्रथा चालू होने से लोगों ने एक स्थान पर ज़्यादा लंबे समय तक टिकना शुरू कर दिया। गारे से, कच्ची ईंटों से और पत्थरों से स्थायी घर बनाने शुरू कर दिए। खेती और पशुचारण से अन्य परिवर्तन भी हुए, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, अनाज और अन्य उपजों को रखा जा सके जिसमें खाना पकाया जा सके। और धीरे धीरे तांबा और रंगा जैसी धातुओं से उनको पहचान हो गई और उनसे उनको यूज करना शुरू कर दिया। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। इससे आगे जो मानव का विकास हुआ वो हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे शहरों और बस्तियों के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आपको इसके नोट्स भी कंप्लीट करने हैं जिस भी बच्चे ने नहीं किए, और साथ साथ रिवाइज अगर करते रहोगे तो अच्छे से आपको लर्न भी हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।